हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। आपकी स्टडी में एक और सहारा बनने के लिए साथियों महा मैराथन क्लास के साथ साथ साथियों 85 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। आज इस क्लास में साथियों हम दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला हमारा फिजिक्स का होगा और दूसरा हमारा पर्यावरण होगा। अगर आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से देख लिया तो मेरी पूरी गारंटी है साथियों कि जो भी एमसीक्यू बनने वाले हैं साथियों आपके इस चैप्टर से और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में इस एमसीक्यू के बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि साथियों आपके यूपी बोर्ड के अंदर साथियों 7 प्रकार के पेपर बनते हैं। तो जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ आपके सातों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। बस सातों सब्जेक्ट में किसी न किसी पेपर में जरूर देखने को मिलेगा और 80 से 90% साथियों इसी चैप्टर और इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 126 नंबर हम लोग करने जा रहे हैं आज इस क्लास में। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे फिजिक्स को। जैसे पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में, वो मैंने 125 नंबर के क्वेश्चन तक आपको करवा दिया था। तो मैं 126 से शुरू करने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। अधिकतर बच्चे जल्दबाजी में अगर असत्य नहीं पढ़ेंगे, सत्य को पढ़ ले जाएंगे तो उनका सवाल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है। ओके, चूंकि असत्य पूछा था इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे लिखा है 127 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी साथियों अनंत होती है। अगला सवाल लिखा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है तो दर्पण की प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी। मतलब कोई समतल दर्पण है, अगर साथियों वहाँ से कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये हमको बताना है। देखिए ध्यान से ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर साथियों बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ याद रखेगा, समतल दर्पण में जितनी साथियों दूरी होगी फोकस दूरी, जितनी दूरी होगी साथियों वस्तु की दूरी, उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 129 लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसके लिए हमेशा सत्य होते हैं, ये सवाल पूछना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, यह सभी। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर डी लिखा है यह साथियों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह सभी। मतलब कि अवतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी और समतल दर्पण के लिए भी, इन तीनों के लिए साथियों प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य होते हैं। अगला सवाल दर्पण की फोकस दूरी एफ, क्या लिखा है एफ, और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर आर बटा 2 ये सूत्र होता है जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसको और हम सरल करेंगे, यहाँ पर हम 1 मानेंगे, आर 1 कम आर हो जाएगा और 2 1 कम 2 2 एफ। तो मेरे प्यारे साथियों आर बराबर क्या है 2 एफ, आर बराबर 2 एफ। तो आर बराबर 2 एफ कहीं दिख रहा है तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चाहे आर बाद में या पहले हो लेकिन आर बराबर 2 एफ है ना, इसलिए मैं कहता हूँ आपको बेसिक से जानकारी होगी तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। अच्छा चलिए आगे लिखा है एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी की दूरी क्या होगी। मेरे प्यारे साथियों वक्रता केंद्र से दर्पण की ध्रुव जो होता है उसे कैपिटल आर से लिखते हैं, मतलब ये वक्रता त्रिज्या होता है। और वक्रता त्रिज्या कितना देके रखा है साथियों 20 सेंटीमीटर देके रखा है। तो फोकस दूरी एफ का मान पूछा है, यह बराबर क्या होता है आर बटा 2 होता है, मतलब कि 20 बटा 2, 2 1 कम 2 2 10 में 20, 10 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आएगा साथियों 10 सेंटीमीटर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके अगला लिखा है क्वेश्चन 132 लिखा है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, कहाँ रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन नंबर बी दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हमें अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के लिए
प्रतिबिंब बनाना है किसी भी वस्तु का सीधा, और प्रतिबिंब बनने के लिए सीधी जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस बिंदु के बीच में होगा तभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आगे लिखा है क्वेश्चन में 133 लिखा है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, प्रकाश के परावर्तन का कोण कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो सोचो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 133 वाले का सही है 0 डिग्री। वक्रता केंद्र में अगर कोई प्रकाश वहाँ से जाती है तो प्रकाश के परावर्तन का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कहाँ पर होता है, अवतल दर्पण में। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 134 लिखा है, एक अवतल दर्पण की किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। ऑप्शन नंबर ए फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई वस्तु का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनता है तो वस्तु रखी होती है अनंत पे, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 135 लिखा है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है तो कौन सा दर्पण होगा। ध्यान से समझिएगा, रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में कुछ छोटा बनता है, तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या लिखा है, समतल। इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पे जो ऑप्शन नंबर बी से अवतल दर्पण, यहाँ पे प्रतिबिंब जो वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है तो साथियों अवतल दर्पण होगा। अगला सवाल, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये कौन सा दर्पण होगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लिख लीजिए उत्तल, ऑप्शन नंबर डी कोई गोलीय। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, अवतल दर्पण। तो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। मतलब उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ से बनता है, किस स्थान से बनता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी कहीं भी नहीं बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो मेरे पे साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 135 लिखा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी समतल तथा उत्तल। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कितनी ही दूर क्यों न चले जाए, अगर हमारा प्रतिबिंब साथियों सीधा प्रतीत हो रहा है तो समतल और उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल लिखा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है। तो सर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। ध्यान से पढ़ समझिएगा, यहाँ पर ए एन का मान देके रखा है, ये चाल देके रखा है, तो हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम वी सी मतलब वैक्यूम सी मतलब हुआ कि माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर साथियों ऊपर होता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, नीचे 3/2। तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो VC हो जाएगा 3 × 10⁸, नीचे हो जाएगा 3 और गुणे ऊपर हो जाएगा 2, 3 से 3 कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या बचने वाला, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास केवल यहाँ पे 2 बचा है। क्या बचा है, 2 बचा है। तो VC कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर सेकंड हो जाएगा, जो कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 140 नंबर पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल लिखा है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए साथियों, लेंस के फोकस पे, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच, 2f तथा अनंत के बीच। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी सही है, लेंस से f तथा 2f के बीच में रखना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 145 लिखा है, एक लेंस की क्षमता +2D है,
इसके फोकस दूरी सेम ही कितनी होगी। तो मेरे साथियों यहाँ पर एफ का मान देके रखा, सॉरी पी का मान देके रखा है, एफ निकालना है। एफ बराबर 1/p गुणे 100 सेंटीमीटर। ओके, तो साथियों ए 100 ऊपर हो जाएगा और पी का मान कितना है, प्लस का 2 है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 प्लस का आएगा, तो प्लस 50 सेंटीमीटर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर माइनस लगा था तो माइनस वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारा फोकस दूरी निकलेगी तो सर प्लस में निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि जो क्षमता है वो प्लस में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 43 लिखा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे। मतलब आप कोई डायरी लेके रखे हैं, लेंस वहाँ पे आपको चाहिए, उस डायरी में छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो किस लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो हम लोग इसका तो उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग उत्तर में से किसी एक का करेंगे। अब जितना आपको पता है कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगा और फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि जब भी किसी छोटे लेटर को बड़ा देखना होता है तो क्षमता बढ़ाना जरूरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कम फोकस दूरी होगा तो सत्य उसकी क्षमता भी बढ़ी रहेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा। अगला सवाल, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका जवाब हमको दिया। ऑप्शन नंबर ए आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है साथियों, आभासी सीधा व छोटा। ओके, क्वेश्चन नंबर साथियों 145 लिखा है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। इस बात को याद रखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है साथियों, इसलिए अवतल लेंस होगा। और याद रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन 146 लिखा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां कितना है, -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभव है। चूंकि मेरे प्यारे साथियों फोकस दूरी माइनस में देखिए रखिए, तो फोकस दूरी माइनस में क्या होता है, अवतल का होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, दोनों अवतल होंगे। ओके, अगला सवाल लिखा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग होता है। मतलब मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया पर, ऑप्शन नंबर बी आइरिस पर, ऑप्शन नंबर सी पुतली पर, ऑप्शन नंबर डी रेटिना या दृष्टि पटल पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी सही है, रेटिना या दृष्टि पटल पे। अगला सवाल 148 है, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। साथियों हमारे नेत्र में अब लेंस होता है उसमें फोकस दूरी जो परिवर्तित होती है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दृष्टिपटल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमाभि के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी परितारिका के द्वारा। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिमाभि के द्वारा। पश्चिमाभि मांसपेशियों का काम ही होता है हमारी फोकस दूरी को समायोजित करना। 149 है साथियों, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय लेंस पर, ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ मंडल पर, इसे कॉर्निया कहते हैं, परितारिका पर, पुतली पर। तो ऑप्शन नंबर से बी सही है, स्वच्छ मंडल पर ही प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन हो जाता है। अगला सवाल, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। मतलब जबकि स्वच्छ व्यक्ति है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ऑप्शन नंबर है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। सत्य ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 सेंटीमीटर। देखिए अचंभित करने के लिए कितना भी कंफ्यूज कर दे लेकिन कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा था 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन पॉइंट हटा गया, पॉइंट गलती से भूल गए तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी के सभी 25 जैसे दिख रहे हैं लेकिन सभी के सभी सही नहीं है, सही केवल यही है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल लिखा है, स्वच्छ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। अब जब अगर कोई भी नेत्र में खराबी नहीं है तो आपका दूरतम बिंदु कितना ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर है 25 सेंटीमीटर पे, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर पे, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर पे, ऑप्शन नंबर डी अनंत पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत पे। अनंत पे ही साथियों क्या होता है, दूरतम बिंदु होता है। अगला सवाल, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति को या दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करेंगे। तो पहली बात तो साथियों कोई भी दृष्टि दोष होगा उसको दूर करने के लिए दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे लेंस का ही। लेकिन किस लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। यहाँ भी अवतल लिखा है, इसको कर लीजिए गलत, ये गलत होगा, यहाँ कर लीजिए, सॉरी अवतल दर्पण लिखा है, सही है, सही है, ऑप्शन सही लिखा है लेकिन ये हमारा रियल आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का
ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर से आते हो ए सही है अवतल लेंस का। लेकिन मैं ही कन्फ्यूज हो गया था, आपको भी कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है। दोनों अवतल लिखे, लेकिन अरबरी में अगर दर्पण पे टिक लगा दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंस ही आपका सही जवाब है, इसलिए अवतल लेंस होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 154, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर से तो सी सही है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूसरा प्रकाश का रंग होता है। मतलब कि साथियों ये मान लेते छोटा सा हमने प्रिज्म बना लिया, ये श्वेत प्रकाश है, जब गुजरा साथियों तो यहाँ से प्रकाश है। तो कह रहा है कि इसके आधार से ऊपर जाने पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो साथियों ये आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी पीले रंग, ऑप्शन नंबर सी बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर डी हरे रंग। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है लाल रंग। अगर पूछ लेता कि आधार की ओर तो बैगनी रंग होता, लेकिन आधार से पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है लाल रंग होगा। ओके, अगला सवाल, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? सबसे कम विचलन किसका होता है? उसका होगा जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो सर ऑप्शन नंबर सी से ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ही कम होता है। अगला सवाल, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जब कांच का जो अपवर्तनांक होता है किस रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है या किस प्रकाश के लिए साथियों अधिकतर होता है? तो साथियों अगला है सवाल नंबर से पहले क्वेश्चन नंबर 157 में ऑप्शन नंबर 1 लिखा है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी से ये बैगनी रंग के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन 158 लिखा है प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के परिकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो प्रकाश के प्राकिरण के कारण साथियों ही कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिकिरण, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला सवाल, सूर्य श्वेत कब दिखाई देता है? तब श्वेत मतलब सफ़ेद, सूर्य का रंग सफ़ेद कब दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, सूर्योदय सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफ़ी बाद। सोचा ऑप्शन नंबर सी सही है दोपहर के समय सूर्य का रंग आपको सफ़ेद दिखाई देता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 लिखा हुआ है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए वैद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी वैद्युत वाहक बल का, ऑप्शन नंबर सी आवेश का, ऑप्शन नंबर डी वैद्युत धारा का। तो ऑप्शन नंबर सी से आवेश का। क्यों सही है मैं बताता हूँ, क्योंकि साथियों क्यू बराबर सूत्र होता है IT, और आई मतलब क्या है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। टी मतलब समय का मात्रा सेकंड होता है, इसलिए एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्या दे के रखा है? 1 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान साथियों कितना देखे रखा है? 1 एम्पियर। ओके, टी का मान कितना देखे रखा है साथियों? ये देखे रखा 16 सेकंड। तो यहाँ से पहले हम क्यों निकालेंगे, तो क्यों बराबर क्या हो साथियों? IT, मतलब 1 × 16 मतलब कि 16 कूलाम। ध्यान दीजिएगा 16 कूलाम। अब हमें निकालना है एन का मान, तो एन साथियों क्यों बराबर एक सूत्र और होता है NE, हमें एन निकालना है, मतलब एन बराबर हो जाएगा Q/E। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यू का मान कितना देके रखा है? 16 देके रखा है। ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁴
-19 कूलाम। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा तो यह बराबर कितना हो जाएगा 16 × 10 की पावर +19 नीचे 1.6। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 10 आने वाला है। तो मतलब कि 10 × 10 की पावर प्यारे बच्चों 9। तो 9 यहाँ था, पावर यहाँ का 1, तो कितना 9 1 10, तो 10 की पावर 10 आपका रियल आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है साथी। तो देखिए यहाँ पे 19 था और तो यहाँ पर भी 19 हो जाएगा, 19 1 20 होगा। कितना होगा 19 1 20। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 की पावर साथियों 10 की पावर 20 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखा है, किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब धारा का प्रवाह कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा साथियों चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला सवाल, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। साथियों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा सेम होती है, बस प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक होता है, मतलब कि निगेटिव जिसे बोलते हैं। अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं इसका जवाब बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर 1.10 × 10 की पावर -19 कूलाम, 6.25 × 10 की पावर 19 कूलाम, 1.6 × 10 की पावर 19 कूलाम, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये आपका रियल आंसर होगा। अभी आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मैंने अभी बताया प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है, तो भैया 19 क्यों माइनस में? सर तो ये माइनस में रहेगा, माइनस प्लस तो यहाँ का अंतर आता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो ये सब तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आएगा। अगला सवाल 165 नंबर पे लिखा है, धारा के परिमाण और परिणाम अलग अलग होता है। तो धारा के परिमाण का जो मात्रक होता है क्या होता है? अल्टीमेटली ये पूछ रहा है धारा का मात्रक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 166 लिखा है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर मतलब ये आई का मान देके रखा साथियों, ये टी का मान देके रखा है। गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो क्यों ज्ञात करना है? क्यों बराबर क्या होता है? आई टी होता है। मतलब साथियों आई का मान यहाँ 2 देके रखा है और टी का मान यहाँ पर 2 देके रखा है, 2 दूनी 4 कूलाम आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। मान लो आपके पेपर में आया और कूलाम नहीं लिखा तो क्या लिखा होगा? वहाँ पर लिखा होगा तो एम्पियर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा। अगला सवाल देखिए ध्यान से, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध की सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। अल्टीमेटली ये सवाल पूछा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। सवालों को समझ के ही आप जवाब दीजिए। बहुत बच्चे सवाल को पढ़ने के बाद कन्फ्यूज हो जाएंगे। इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। और इसकी दूसरी हिंदी बोले तो मात्रक बोलते हैं साथियों। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है ओम, एम्पियर, वोल्ट, वाट। साथियों विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ओके, अगला सवाल, ओम के नियमानुसार धारा का व विभवांतर में जो ग्राफ बनता है, धारा व विभवांतर में जो ग्राफ बनता है वो कैसा रहेगा? एक सरल रेखा, एक वृत्त होगा, एक अर्धवृत्त होगा, एक लगातार दिशा बदलती रहती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, एक सरल रेखा होती है। ओके, अगला सवाल पूछा है, ओम का नियम सत्य है। तब ओम का नियम किसके लिए सत्य है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल धात्विक चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल आधात्विक चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर सी केवल अर्धक चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सभी के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल धात्विक चालकों के लिए ही ओम का नियम सत्य होता है। अगला सवाल लिखा है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। सदैव क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 170 में, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, मतलब विभवांतर उतना ही रखा जाता है, रखते हुए प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है तो धारा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना धारा बराबर आई। अब चूंकि 2 बार घटना है, पहले हम सिंपल आई बराबर निकालते हैं B/R को। ध्यान दीजिएगा, B/R को निकालते हैं।
लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए हम इसे I1 मान लेते हैं, और इस बार जो निकालेंगे I2 निकालेंगे। इस बार जो हम I2 निकाल रहे हैं, कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखिए, विभवांतर को हम बचा के रखेंगे। तो विभवांतर को हम बचा के रखेंगे तो प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया गया, मतलब यहाँ पर 3 साथियों, ये R1 था, 3R1 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में जरूर आया होगा। तब करें परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो ये हम लोग यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, और अनुपात कैसे निकालेंगे, तो साथियों I2/I1 से निकालेंगे अनुपात। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, I2 का मान B/3R1 दे के रखा है, और I1 का मान B/R1 दे के रखा है। हम इसको पलटेंगे साथियों, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा V/3R1/R1/B। ये और ये कट जाएगा, और V से B काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/3। 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में जरूर आया होगा, और आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं साथियों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अब अगला सवाल लिखा है 1.5 वोल्ट। वोल्ट का मतलब साथियों विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है ई का मान देके रखा है 1.5 वोल्ट देके रखा साथियों। यहाँ पे आर का मान देके साथियों 3 ओम देके रखा है। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। धारा का अधिकतम मान मतलब आई का मान पूछा है। मेरे प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि आई बराबर सूत्र होता है B/R। ये जो B है यही विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या करते हैं, ये हो जाएगा साथियों E/R, और E का मान यहाँ पर 1.5 दे के रखा है। R का मान 3 है, तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो I का मान क्या आएगा 0.5। क्योंकि I क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर आपका ऑप्शन सही निकलेगा। ऑप्शन मत याद करिए, मेरे द्वारा कहना है कि आप केवल रियल आंसर याद करिए। ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में बदला भी जा सकता है, लेकिन रियल आंसर को कोई नहीं बदल सकता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.5 एम्पियर। अगला सवाल लिखा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम, ओम प्रति सेमी, ओम सेमी, वोल्ट। तो साथियों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अगला लिखा है ताप बढ़ाने पर किसी चालक में वैद्युत प्रतिरोध का क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, बढ़ता है। मतलब ताप बढ़ेगा तो वैद्युत प्रतिरोध घटेगा, और वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। इस बात को याद करिए। अगला सवाल किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। मैंने इससे पिछली क्लास में आपको विद्युत धारा का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है मैंने बता दिया था। तो पहली बार चालक की लंबाई पर कर रहा होता है, मैंने सिखाया था आपको। चालक के आकार पे करता है, आकार मतलब अगर आकार बढ़ेगा तो क्या होगा ये आपको मैंने बताया था। चालक का अनुप्रस्थ काट मतलब इसका अनुप्रस्थ काट मतलब क्या हुआ साथियों, इसकी मोटाई, इसका क्षेत्रफल, इस पे भी निर्भर करता है, लेकिन चालक के पदार्थ के घनत्व पे निर्भर नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। ये फिर भी इतना छोटा छोटा सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में दे देता है ना, शायद ये 4 नंबर या 2 नंबर के सवाल होने चाहिए, लेकिन 1 नंबर में दिया है तो मैं करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। ध्यान से समझिएगा। सवाल लिखा है किसी पदार्थ के यल लंबाई तथा ए प्रतिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L, पदार्थ वही है 2L और क्षेत्रफल A/2 है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा। अगर हम R बराबर सूत्र लिखें तो रो गुणे L/1 सूत्र होता है। चलिए अब पहली बार में साथियों अगर हम L1 मान लें इसे, और इसे हम A1 मान लें। ध्यान से समझिएगा। पहली बार में 4 ओम दे के रखा है साथियों, तो हम लोग क्या इसे समझ लेंगे, इसे समझ लेंगे साथियों कि ये दे के रखा है 4, और 4 बराबर साथियों रो गुणे L1/A1 हो जाएगा। चलिए इसको हम समीकरण 1 ही मान लेते हैं।
दूसरी बात कह रहा है इसी पदार्थ का एक अन्य तार है जिसकी लंबाई 2L है लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है A/2 है, मतलब आधा क्षेत्रफल है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब किसी एक ही पदार्थ के दो तार होते हैं तो उसका क्या होता है, ये प्रतिरोधकता मतलब कि साथियों प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, अभी यही रहेगा। तो आइए हम इसकी बात करते हैं, इस आर की बात करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो इस आर की बात करेंगे, इस आर की बात करेंगे तो इस आर बराबर रो वही रहेगा बड़ा गुणे। अब यहाँ पर यल के जगह पर क्या रखेंगे, 2L का मान रखेंगे, ओके 2L1। और A1 के जगह पे रखेंगे साथियों A1/2, क्योंकि इस बार क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है, ओके। ये अब ध्यान से समझिएगा तभी आप तो समझ पाएंगे। अब आर को अगर यहाँ से हम क्या करें, इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो P रो बोलेंगे गुणे 2 दूनी 4 गुणे L1/A1। तो अगर हम यहाँ से अलग करना चाहें आर बराबर, तो रो गुणे L1/A1 इसको अलग कर सकते हैं, गुणे में 4 बचा। तो अगर हम समीकरण 1 से बात करें, इसका मान कितना है, 4 है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्योंकि आर क्या है, आर प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में आएगा तो अच्छी तरीके से कर भी लेंगे। तो 1 नंबर का सवाल है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 16 ओम। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में 176 साथियों लिखा हुआ है, R व 2R प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इन दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो तब R1/R2 होगा। ध्यान से समझिएगा। पहले R1 का मान साथियों R दे के रखा है और R2 का मान दे के रखा है 2R। ध्यान से समझिएगा। अब ये कह रहा है कि पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा प्यारे साथियों तो हो जाए RS लिख सकते हैं, मतलब कि R + 2R 2 1 3R। चलिए ये हो गया। अब अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में मतलब पैरेलल जोड़ेंगे, RP हो जाएगा। RP क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R + 1/2R होता है। यहाँ पर 2R है, यहाँ पर भी 2 होगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे। ध्यान समझिएगा। तो 1/RP बराबर 2 ऊपर हो गया प्लस 1 नीचे, हर कॉमन हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो पलटेंगे तो RP बराबर हो जाएगा, तो ये भी पलटेगा तो 2R/3 हो जाएगा। तो RP आपको पता चला। तो ये क्या है, ये आपका साथियों क्या है, ये समांतर क्रम है और ये आपका क्या है साथियों, श्रेणी क्रम है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि साथियों दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो R1/R2 क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो R1 को माना गया श्रेणी क्रम और R2 को माना गया मेरे साथियों समांतर क्रम, इसके आधार पे। तो आइए हम R1/R2 की तुलना करते हैं। तो R1/R2 से लेंगे तो R1 हमारा क्या आया है, 3R। ध्यान से समझिएगा। और R2 कितना आया है, 2R/3 आया है, तो ये 2R/3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 त्रिक 9, 9R/2R हो जाएगा। R से R काट देंगे तो 9/2 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में जरूर आया होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर से तो सी सही है। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, हो सके तो ऑप्शन ही याद कर लो, वरना लगाने का तरीका ही सीख लो। कितनी आसान तरीके से मैंने बताया है। एक बार फिर से बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि और आपको डीपली समझ में आ जाए। अब देखते हैं इसी का अगले प्रश्न में अगला सवाल लिखा हुआ है, 5 प्रतिरोधों कामा जिनको प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है, इनका उपयोग करके कितना अधिकतम, जब अधिकतम प्रतिरोध पूछेगा प्यारे बच्चों तो हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अधिकतम जब प्रतिरोध पूछेगा तो श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी क्रम में 5 प्रतिरोध को जोड़ना है और प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है 1/5 है। तो देखते हैं RS निकालना है, R श्रेणी निकालना है, तो 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5। नीचे सब में क्या है, 5 5 कामन है, 5 कामन ले लेंगे साथियों। ऊपर क्या है, 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 है, ये 5 5 कटेगा तो 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 ओम। अगला सवाल लिखा है साथियों यहाँ पर, जो 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, लंबाई तथा व्यास समान है,
किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तो समांतर क्रम में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1:4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा सही होगा। उम्मीद करता हूँ इसके बाद वाला सवाल आज ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में 179 लिखा है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। सूत्र बताता हूँ, याद कर लो। पहली बात R बराबर B²/P होगा। अब मैं बात करूं ध्यान से, तो B का मान यहाँ पे 220 वोल्ट दे के रखा, 220 का होल अब स्क्वायर अपान में 440 हो जाएगा। 220 का होल अब स्क्वायर का मतलब हुआ कि 220 गुणे 220 नीचे 440 दे के रखा है, तो 220 एक कम 220 और 220 गुना कितना होगा 440, तो 220 का आधा कितना होगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 0, तो साथियों 110 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 110 ओम। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में 180 लिखा है, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा के बाद विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब मैं साथियों आपको रियल क्वेश्चन रियल आंसर बताऊंगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करना है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन कैसे लिखा है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो 746 वाट है। कितना 746 वाट है। मैं आपको रियल आंसर बता रहा हूँ, रियल आंसर याद कर लो, कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा। और जो कि साथियों ऑप्शन कुछ भी हो सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन साथियों रियल आंसर नहीं बदला जा सकता है। अगला सवाल है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको याद कर लो, लघु पथन जब होता है, अर्थिंग जब होती है, तो साथियों विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। या उल्टा पूछ सकता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। अगला सवाल, बिजली के बल्ब में तंतु होता है, किसका होता है, टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सा तंतु उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। अगला सवाल क्या है, हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। साथियों नाइक्रोम का, हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए वेबर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी गॉस। पहले इन तीनों को याद कर लो कि जो ये तीनों हैं ये साथियों चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। अब इसके अलावा कुछ भी दिखेगा साथियों उसको ठोक देंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। मैं ये तीनों याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो पूछ ले कि निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और 3 ऑप्शन जो नहीं है, तो आप सही ऑप्शन पे भी टिक करना सीखिए। तो ये तीनों याद कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक 3 होते हैं, वेबर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अच्छी होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है साथियों कि जो भी साथियों चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे उनका केंद्र क्या है, तार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से डिफाइन कर रहा है इस लाइन को, इसलिए ऑप्शन नंबर साथियों डी सही है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ से जो लिखा है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा की दिशा किस नियम के द्वारा तय करते हैं, इसको पहचानना है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार। तो साथियों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार विद्युत धारा का निर्धारण किया जाता है। अगर आप विद्युत धारा का निर्धारण करना चाहते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। अगला सवाल, एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, एल्युमिनियम है। क्या है साथियों, एल्युमिनियम है। आगे एल्युमिनियम ना करके साथियों ये मुलायम लोहा होगा। क्या हो, मुलायम लोहा होगा। अगला सवाल, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल, यहाँ बल कर लीजिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। मतलब कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को किस नियम से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सवेल के नियम से,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ओम के नियम से, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग के दाएं के हाथ से नियम से साथियों मैंने अभी बताया कि धारा का निर्धारण करते हैं और इस नियम से साथियों हम बल का निर्धारण करते हैं। अगला सवाल, किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होती है उत्तर दक्षिण में। अब धारा की प्रणालिका आ जाए या कोई चुंबक आ जाए, सवाल का जवाब एक ही रहेगा, उत्तर दक्षिण में। इस बात को याद रखिएगा। मतलब कि अगर कोई धारावाही प्रणालिका है या साथियों कोई चुंबक है, अगर उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो उत्तर दक्षिण में स्थिर हो जाएगी। अगला सवाल, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो साथियों जीवित तार, इस बात को याद रखिएगा। जो भी फ्यूज तार हो रहा है उसको जीवित तार के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, ये भी सही है। चालक में प्रवाहित धारा वाले विद्युत धारा के दिशा के समांतर होती है, ये भी सही है। अब आपके सवाल में या तो ये लिख के आ सकता है या कि आपके सवाल जो आपके पास ऑप्शन आएगा ये हो सकता है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो साथियों सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और जवाब अच्छे से दीजिएगा। अगला सवाल, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सीधी बिंदुओं पर समान होती हैं। सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं? समान होती हैं। अगर सीधी साथियों धारावाही प्रणालिका है तो साथियों सभी बिंदुओं पर धारा का मान और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बराबर होता है। अगला सवाल साथियों आपके सामने, अगला सवाल साथियों लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इस बात को याद रखिएगा। सदैव समांतर नहीं होती हैं, ये गलत लगा है। एक बिंदु पर मिलती हैं, ये भी गलत है। लेकिन सदैव एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सही है साथियों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? साथियों ऑप्शन नंबर साथियों इसको अच्छे से पढ़ के आप बता पाएंगे, वैसे नहीं बता सकते। तो घास, पुष्प एवं चमड़ा, घास, पुष्प एवं चमड़ा, तो साथियों इसमें क्या है? जैव निम्नीकरण है। घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक, तो साथियों इसमें क्या आ गया? बीच में प्लास्टिक आ गया, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ देख के रखा है जिसमें क्या है? प्रकृति का कोई साथियों योगदान ही नहीं है, तो वहाँ पर जो निम्नीकरण पदार्थ नहीं होगा। वो प्लास्टिक में साथियों मानव निर्मित है, इसलिए ऐसा है। आप कहेंगे चमड़ा कौन बनाया? तो प्राकृतिक है, चमड़ा बना है जानवर से, और जानवर कहाँ से? प्राकृतिक है। ओके, अगला लिखा है, प्राकृतिक परितंत्र है वन होता है। इसको याद ही कर लो। रियल क्वेश्चन का रियल आंसर ही याद करने में फायदा है, कम समय में ज़्यादा काम करने को मिलेगा। अगला सवाल लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? वायु की। किसकी आवश्यकता होती है? वायु की। अगर वायु नहीं होगा तो साथियों कुछ समय जल नहीं मिलेगा, आप जिंदा रहेंगे। कुछ समय ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर वायु नहीं मिलेगा 2 मिनट 1 मिनट भी, तो आप मर जाएंगे। इस बात को याद रखिए। अगला लिखा है, निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? यहाँ पर हरे पौधे, याद रखिएगा। उत्पादक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हरे पेड़ पौधे का उपयोग करते हैं। अगला सवाल, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटकों में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल जीवाणु और कवक, ऑप्शन नंबर बी केवल सूक्ष्म प्राणी, ऑप्शन नंबर सी केवल जल में रहने वाले, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, केवल जीवाणु और कवक ही जो हैं जो अपघटकों के रूप में सम्मिलित हैं। अपघटक मतलब साथियों उनके आगे कुछ खत्म ही नहीं होगा। मतलब कि जब से किसी का अंत होता है, और जानवर हो या कोई भी मनुष्य हो, उसका अंतिम चरण कौन है? केवल जीवाणु और कवक उसे खा लेते हैं। अगला सवाल, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पशु स्तर पर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, उत्पादक। साथियों ऑप्शन नंबर साथियों ए से ये मांसाहारी। मांसाहारी साथियों जो प्राणी होते हैं वो तीसरे स्तर पे होते हैं, और जो अपघटक होते हैं वो चौथे स्तर पे होते हैं, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं ये प्रथम स्तर पर होते हैं। ओके, अगला सवाल लिखा है, जो शाकाहारी, चूंकि यहाँ पर पोषी स्तर लिखा है साथियों, आहार श्रृंखला लिखी हुई है, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला, अब मैं जो जवाब बताने जा रहा हूँ कोई जरूर नहीं कि यही सवाल आ जाए। आप समझिए कैसे। मान लेते हैं कि घास है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को क्या गाय खाएगी? जे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बकरी को कोई ना कोई मांसाहारी खाएगा, उसको कोई ना और कोई खाएगा। तो घास को गेहूँ खाएगा, गेहूँ को आम, नहीं हो सकता है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानो।
बकरी को गाय खा सकती नहीं खा सकती, ये गलत हो गया। घास को मछली खाएगी नहीं खाएगी, तो ऑप्शन नंबर से तो बी सही है। घास को खाएगी बकरी, बकरी को खाएगा मानव, यही एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। अगला सवाल, 10% का नियम किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, तो लिंडमान ने दिया। क्या दिया, लिंडमान। इस बात को याद रखिएगा, कहीं पर भी दिखेंगे वही ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे लिखा है पारतंत्र में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर पे प्रवाह होती है, 10%। इस बात को याद रखिए, रियल आंसर याद रखिए, क्योंकि आपका ऑप्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन एक रियल आंसर जरूर रहता है। अगला लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है 1/10, वही लिखा है साथियों, 10% का मतलब 1/10 होता है। अगला सवाल, हानिकारक ओजोन पाई जाती है। हानिकारक ओजोन कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। मतलब वायुमंडल में जो ओजोन परत है किसको बचाती है, पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, मतलब कि परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। मतलब कि ओजोन परत को खतरा किससे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, इसी को CFC कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, घरों के कचरों में होता है, साथियों घरों के कचरों में जो निम्नीकरण प्रदूषक होता है। ओके, अगला सवाल, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ओजोन परत पतली हो गई और धीरे धीरे नष्ट भी हो रही है। साथियों ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अटलांटिका, जापान। तो ऑप्शन नंबर सी से अटलांटिका में साथियों ओजोन परत पतली हो गई है और लगभग नष्ट होने की कगार पे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिए। आज जो हमने आपको टारगेट दिया था, जो हम शुरुआत किए थे, आपको समझ में जरूर आया होगा और हमने जो आपको बताया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक जो हम लोग साथियों यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारा जो टारगेट था साथियों 200+ MCQ करने का, आज ये कंप्लीट हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला करके साथियों 200+ हम लोगों ने MCQ कर लिए हैं। अगर आपने इस सभी MCQ अच्छी तरीके से देख लिया, मेरी 100% की गारंटी है इससे बाहर से तो कुछ भी नहीं आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ के जाएंगे और तैयार करके जाएंगे। अब हम लोग साथियों मिलेंगे एक नई वीडियो में, वहाँ पर मैं साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो अगर उसको तैयार कर लिए तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।